कि एक सड़क पर सेमी कॉन्शियस हालत में मिलती है। वो मुश्किल से बोल पा रही थी, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, उसके कपड़े फटे हुए थे। कि इन 7 दिनों में 23 से ज़्यादा लड़कों ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ब्लैकमेल, वीडियोस, डर और सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया गया था तो कीप हर साइलेंट। डेट का ये दशाश्वमेध घाट का ये है फुटेज, ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे ये 30 तारीख को ये घूम रही है। ये पीड़िता की दो मित्र हो, पर मुझे मित्र कहते हुए तो शर्म आती है, क्योंकि ऐसी लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मंटू पटेल। आपका स्वागत है हमारी चैनल पर, जहां हम लाते हैं देश दुनिया की सबसे डार्क और मिस्टीरियस और दिल धड़का देने वाली कहानियां। आज की स्टोरी इतनी डिस्टर्बिंग है कि आपको शायद रात में नींद नहीं आएगी। ये एक ऐसी कहानी है जिसने ना सिर्फ एक शहर को बल्कि पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। ये है वाराणसी, इंडिया के सबसे पवित्र शहरों में से एक, जहां अप्रैल 2025 में एक घटना ने सबको शॉक कर दिया है। एक 19 साल की लड़की, कॉलेज स्टूडेंट, उसके एक डिसीजन ने उसे नाइटमेयर में धकेल दिया। सो ग्रैब योर ब्लैंकेट्स, टर्न ऑफ योर लाइट्स। तो चलिए शुरू करते हैं द चिलिंग वाराणसी रेप केस 2025। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है 29 मार्च 2025 को वाराणसी के एक बस्टलिंग एरिया पिशाच मोचन से। वाराणसी, जिसे हम काशी या बनारस भी कहते हैं, जहाँ स्पिरिचुअलिटी और केओस साथ में चलते हैं। यहाँ के घर पर लोग आते हैं, मन्नत मांगते हैं, और यहाँ की गलियों में है जिंदगी का रंग। लेकिन इस दिन एक 19 साल की लड़की, जिसका नाम हम प्राइवेसी की वजह से नहीं बता सकते, अपने एक फ्रेंड के साथ हुक्का भरने जाती है। ये लड़की एक नॉर्मल कॉलेज स्टूडेंट थी, ग्रेजुएशन कर रही थी, अपने जिंदगी के बारे में अपने सपने देख रही थी। लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये दिन उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल के रखने वाला था। उसका फ्रेंड, जिसका नाम राज विश्वकर्मा था, उसे वो हुक्का बार में ले गया। वाराणसी में हुक्का बार्स का क्रेज काफी ज्यादा है, स्पेशली यंगस्टर्स के बीच, जहां लोग चिल करते हैं, हुक्का पीते हैं और म्यूजिक के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। लेकिन इस लड़की के लिए ये एक ट्रैप था, अकॉर्डिंग टू द एफआईआर जो उसकी मदर ने लिखवाई थी। यहाँ से उस लड़की का नाइटमेयर शुरू हुआ। 29 मार्च के बाद 7 दिनों के लिए, यानी पूरा एक हफ्ता, वो लड़की गायब हो गई। कोई फोन कॉल नहीं, कोई मैसेज नहीं, कोई क्लू नहीं। उसके पेरेंट्स परेशान थे, बिल्कुल डेस्परेट हो चुके थे। वो पुलिस स्टेशन के चक्कर काट रहे थे, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। अब यहाँ से स्टोरी एक डार्क टर्न ले लेती है। 5 अप्रैल 2025 को ये लड़की एक सड़क पर सेमी कॉन्शियस हालत में मिलती है। वो मुश्किल से बोल पा रही थी, उसका चेहरा फीका पड़ चुका था, उसके कपड़े फटे हुए थे। जब उसे घर ले जाया गया और थोड़ी रिकवरी हुई, तब उसने जो बताया वो किसी के भी दिल को धड़काने के लिए काफी है। उसने बताया कि इन 7 दिनों में उसके साथ 23 अलग अलग लोगों ने गैंग रेप किया है और उसे सेक्सुअली असॉल्ट भी किया है। कि इन 7 दिनों में 23 से ज़्यादा लड़कों ने उनकी बेटी के साथ रेप किया है। हाँ, आपने सही सुना, 23 अलग अलग लोगों ने। एफआईआर के मुताबिक उसे ड्रग दिया गया था, उसे बेहोशी की हालत में रखा गया था और एक जगह से दूसरी जगह, होटल्स, कैफे और यहाँ तक कि एक बार एक अबेंडेड वेयरहाउस में भी रखा गया था। ये एक ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था। ब्लैकमेल, वीडियोस, डर और सेडेटिव्स का इस्तेमाल किया गया था तो कीप हर साइलेंट। ये सुनकर पूरा वाराणसी और पूरा देश शॉक में आ गया। एक पवित्र शहर जहाँ लोग मोक्ष के लिए आते हैं, और वहाँ ऐसा हीनियस क्राइम। लोगों के दिमाग में एक ही सवाल था, ये कैसे हो सकता है? और वो 23 लोग कौन थे? क्या ये कोई सेक्स रैकेट था या फिर कोई और बड़ी कॉन्स्पिरेसी? लेकिन इससे पहले कि हम आगे बढ़े, लेट्स टेक अ स्टेप बैक और देखते हैं कि ये केस आखिरकार पुलिस स्टेशन तक पहुंचा कैसे और उसके बाद क्या हुआ। 6 अप्रैल को जब ये लड़की थोड़ी स्टेबल हुई, उसकी मां ने लालपुर पांडेपुर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज करवाई। एफआईआर में 12 लोगों के नाम लिखे गए। राज विश्वकर्मा, समीर, आयुष, सोहेल, दानिश, अनमोल, साजिद, जहीर, इमरान, जईब, अमन और राज खान। बाकी के 11 आरोपी अनआइडेंटिफाइड थे। मतलब पुलिस को अब भी नहीं पता है कि वो 11 लोग कौन हैं। एक एक करके जिन लोगों को आप पुलिस वैन में जाते देख रहे हैं, ये सभी वाराणसी गैंगरेप के आरोपी हैं, जिन्हें अब पुलिस जेल भेजने की तैयारी कर रही है। इन सभी पर 19 साल की लड़की के साथ दरिंदगी करने का आरोप है। लेकिन जो डिटेल्स एफआईआर में थी वो दिल धड़का देने वाली थी। उस लड़की ने बताया कि 29 मार्च को हुक्का बार में उसे ड्रग दिया गया था। उसके बाद उसे अलग अलग जगह ले जाया गया, कभी होटल्स, कभी कैफे और एक बार तो अबेंडेंड वेयरहाउस में भी ले जाया गया। और हर जगह उसके साथ अलग अलग लोगों ने उसका रेप किया और उसका वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल भी किया गया था। दोस्तों सोचिए, एक 19 साल की लड़की अपने फ्यूचर के बारे में सपने देख रही थी, एक ऐसी सिचुएशन में फंस जाती है जहां उसका कोई कंट्रोल नहीं। वो ड्रग्स के नशे में है और वो कहाँ है और उसके साथ क्या हो रहा है उसके बारे में उसे कुछ भी नहीं पता। और हर नए दिन के साथ एक नया नाइटमेयर शुरू होता है। एफआईआर के मुताबिक ये इतना ऑर्गेनाइज क्राइम था
कि वो लोग उसे सेडेटिव्स देते थे ताकि वो रेजिस्ट ना कर सके, और ब्लैकमेल वीडियोस वो लोग उसे धमकी देते थे कि अगर तुमने किसी को बताया तो हम ये वीडियो वायरल कर देंगे। ये एक साइकोलॉजिकल टॉर्चर था। जब ये केस पुलिस के पास आया तब वाराणसी पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया। 100 से भी ज्यादा होटल्स, हुक्का बार्स और सस्पिशियस लोकेशन पर रेड की। पुलिस ने 7 अप्रैल को 6 एक्यूज्ड को अरेस्ट किया। उसके बाद 7-8 अप्रैल को 3 और लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद 11 अप्रैल को 3 और लोगों को अरेस्ट किया। उसके बाद 15 अप्रैल को एक और एक्यूज्ड को अरेस्ट किया जिसका नाम था राज खान। लेकिन अभी भी 8 एक्यूज्ड फरार हैं और पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। शायद मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब तक अरेस्ट भी हो सकता है। तो गाइस देख लेना, ये केस इतना हाई प्रोफाइल बन चुका है कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस केस पर गौर किया है। 11 अप्रैल को जब वो वाराणसी में आए, उन्होंने पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के लिए कहा है। उन्होंने कहा है कि इस घिनौने क्राइम के सभी कल्प्रिट्स को अरेस्ट किया जाए और सजा दी जाए। प्रधानमंत्री का इन्वॉल्वमेंट इस केस को नेशनल अटेंशन दे गया। लोगों ने प्रोटेस्ट शुरू कर दिए हैं और सोशल मीडिया पर जस्टिस फॉर वाराणसी ट्रेंड करने लगा है। मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब भी कई अपडेट्स आ रहे होंगे, तो गाइस देख लेना। लेकिन ये स्टोरी इतनी सिंपल नहीं है दोस्तों। जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी तब एक ट्विस्ट आया जिसने सबको शॉक कर दिया है, और इस ट्विस्ट ने इस केस को एक पजल बना के रख दिया है जिसका जवाब अब भी हमें नहीं मिला है। लड़कों के परिजन कमिश्नर ऑफिस पहुंचे। वहां उन्होंने आरोप लगाया कि लड़की ने जो गैंगरेप की तारीख बताई है उस दौरान वो आरोपी युवकों के साथ घूमते फिरते नजर आ रही है। साथ ही इस दौरान वो इंस्टाग्राम पर भी एक्टिव थी और कई फोटोज वीडियोस अपलोड कर रही थी। डेट का ये दशाश्वमेध घाट का ये है फुटेज, ये देखिए, ये दशाश्वमेध घाट पे ये 30 तारीख को ये घूम रही है। ये उसी अवधि का है जी, जिस अवधि में ये सारी घटनाक्रम हुआ है। जी जी जी, ये जहाँ वो हुक्का बार है वहाँ का है ये। तो इसमें बताइए कि क्या बच्चे गलत दिख रहे हैं? लड़की गलत नहीं है। ये 29 तारीख का डेट का है, नहीं 31 तारीख है, 30 ईद के दिन का ये है। ये देखिए, ये अगर 29 तारीख को ये गायब थी घर से तो फिर ये 30 तारीख को स्नैपचैट पे अपना फोटो कैसे डाली है वो देखिए। इनका सब दिशा देख। अब यहाँ से ये स्टोरी डार्क और एक कॉम्प्लिकेटेड टर्न ले लेगी। 17 अप्रैल को कुछ आरोपी की फैमिलीज पुलिस स्टेशन पहुंचती है। वो अपने साथ लाए थे कुछ एविडेंस, वीडियोस और इंस्टाग्राम चैट्स और साथ ही सीसीटीवी फुटेजेस, और इन एविडेंस ने इस पूरे केस को पलट कर रख दिया। उन्होंने पुलिस को दिखाया कि 29 मार्च से 4 अप्रैल तक जब ये लड़की एलिजिडली ड्रग और किडनैप थी, वो वाराणसी के घाट्स और पब्लिक प्लेसेस में दिखाई। ना सिर्फ दिखाई दी बल्कि वो खुश लग रही थी, नॉर्मल बिहेव कर रही थी और कुछ एक्यूज के साथ टाइम भी स्पेंड कर रही थी। एक वीडियो जो 1 अप्रैल का है, वो लड़की कॉन्टिनेंटल कैफे के बाहर थी और वो भी कुछ आरोपी के साथ, साहिल, आयुष और दानिश, और वो लड़की वीडियो में कंफर्टेबली बात कर रही थी, स्माइल कर रही थी। कोई भी साइन ऐसा नहीं था कि उसे ड्रग दिया गया हो या फिर उसे फोर्सफुली कुछ करवाया जा रहा हो। एक और वीडियो 31 मार्च का जिसमें वो लड़की रेस्टोरेंट के बाहर थी और एक आरोपी उसका वीडियो बना रहा था। फैमिलीज ने ये भी क्लेम किया था कि इस लड़की ने कुछ आरोपी से पैसे की डिमांड की थी। उनका कहना था कि ये केस शायद एक्सटॉर्शन का हो सकता है, मतलब लड़की ने एलिगेशन लगाया ताकि वो एक्यूज से पैसा ले सके। मैं पीड़िता की दो मित्र हूँ, पर मुझे मित्र कहते हुए भी शर्म आती है क्योंकि ऐसे लड़कियों को मुझे मित्र बनाना ही नहीं चाहिए। ठीक है, पहली बात तो वो लड़की मेरे घर 30 तारीख को आई थी। ठीक, वो एकदम सही हालत में थी, ऐसा नहीं लग रहा था कि उसके साथ 29 तारीख को कुछ भी गलत हुआ है। दोस्तों ये एक बॉम्बशेल था। एक तरफ थी लड़की की कहानी जिसका कहना था कि उसे लगातार 60 दिनों तक टॉर्चर किया गया था, ड्रग दिया गया था और 23 अलग अलग लोगों ने उसका रेप किया था, और दूसरी तरफ है ये वीडियोस और ये चैट्स जो बिल्कुल ही एक अलग पिक्चर पेश करते हैं। तो सच क्या है? ये लड़की सच बोल रही है या फिर आरोपी की फैमिलीज के क्लेम्स में कुछ सच्चाई है? इस सवाल ने पुलिस को ही नहीं बल्कि पूरे देश को कंफ्यूज कर दिया है। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने इस कंफ्यूजन को देखकर एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है। घटनाक्रम को देखते हुए, इसकी गंभीरता को देखते हुए इसमें एक एसआईटी का गठन किया गया है जिसमें एक डीसीपी, एक लेडी आईपीएस ऑफिसर एडिशनल डीसीपी रैंक की, एक एसीपी सर्वेलांस और एसओजी हमारी, इसके अलावा एक इंस्पेक्टर लेवल के आईओ को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये जो भी बिंदु उठाए गए हैं घर वालों के द्वारा, उन सभी बिंदुओं पर जांच करेगी और जो भी कॉन्ट्रडिक्शंस हैं उस पर गहराई से जांच करेगी और ये सुनिश्चित करेगी कि सबके साथ न्याय हो, लड़की के साथ भी न्याय हो और कोई निर्दोष व्यक्ति भी जेल ना जाए।
ये टीम जिसमें 6 से 8 मेंबर्स इस केस को हर एंगल से इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। उन्होंने फर्दर अरेस्ट पे रोक लगा दी है जब तक SIT की रिपोर्ट नहीं आती। उन्होंने कहा है कि 30 दिनों के अंदर ये रिपोर्ट आ जाएगी। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कहा है, हम न सर्वाइवर के साथ इनजस्टिस होने देंगे न एक्यूज के साथ। लेकिन ये केस अब एक मेज जैसा बन गया है जहाँ हर मोड़ पर एक नया क्वेश्चन खड़ा हो रहा है। लेकिन दोस्तों इस केस में एक शॉकिंग डिटेल और सामने आई है। जब लड़की को मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए वाराणसी के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ले जाया गया तब टेस्ट में पता चला कि वो हेपेटाइटिस B पॉजिटिव है। डॉक्टर्स ने कहा ये इन्फेक्शन शायद ड्रग्स के इंजेक्शन की वजह से या फिर सेक्सुअली असल्ट की वजह से हुआ है और साथ ही उसका लीवर स्वेलन था, यानी लीवर सूजा हुआ था और उसे स्टमक गैस, वीकनेस और एपिटाइट लॉस की शिकायत थी। अब उसका ट्रीटमेंट सर सुंदरलाल हॉस्पिटल में चल रहा है और उसकी कंडीशन इंप्रूव हो रही है। लेकिन इस मेडिकल रिपोर्ट ने इस केस को और सेंसिटिव बना दिया है। सोचे एक 19 साल की लड़की जो ऑलरेडी इतना ट्रॉमा फेस कर चुकी है अब एक सीरियस हेल्थ कंडीशन के साथ डील कर रही है। इस न्यूज ने ना सिर्फ उसकी फैमिली को बल्कि पूरे देश को इमोशनली हिट किया है। लोगों के दिल में सिंपैथी है लेकिन साथ में कंफ्यूजन भी है क्योंकि आरोपी की फैमिलीज के क्लेम अब भी इन्वेस्टिगेशन के रडार पर है। तो दोस्तों ये वाराणसी रेप केस एक कहानी जो एक सिंपल एलिगेशन से शुरू हुई लेकिन अब एक कॉम्प्लेक्स वेब बन चुकी है। एक तरफ है लड़की की कहानी जो कहती है कि उसे 7 दिनों तक टॉर्चर किया गया था और दूसरी तरफ है वीडियोस और चैट जो एक अलग ही स्टोरी बनाती है और बीच में है वाराणसी पुलिस जो सच ढूंढने की कोशिश कर रही है। लेकिन कुछ सवाल अब भी जवाब मांग रहे हैं। पहला सवाल, अगर उस लड़की को ड्रग दिया गया था, उसे किडनैप किया गया था तो वो उन वीडियोस में इतनी नॉर्मल कैसे हो सकती है। दूसरा, अगर ये एक्सटॉर्शन का केस था तो हेपेटाइटिस B का इन्फेक्शन कैसे एक्सप्लेन होगा। तीसरा, क्या ये एक ऑर्गेनाइज्ड सेक्स रैकेट था या फिर कुछ और सबसे बड़ा सवाल, क्या स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम इस केस के सच को सबके सामने ला पाएगी। इस केस ने वाराणसी के दिल को हिला के रख दिया है। इस केस ने ना सिर्फ सेफ्टी इश्यूज को हाईलाइट किया है बल्कि ये भी दिखाया है कि ट्रूथ कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। सोशल मीडिया पर डिबेट चल रही है, कुछ लोग लड़की के साथ हैं और कुछ लोग आरोपी के फैमिलीज के क्लेम्स पर बिलीव करते हैं। इस केस का असर ना सिर्फ वाराणसी बल्कि पूरे देश पर पड़ा है। ये एक रिमाइंडर है कि हमें अपने सराउंडिंग्स के बारे में अवेयर रहना है और जस्टिस के लिए लड़ना है, चाहे सच कितना भी मुश्किल हो। तो दोस्तों ये कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। SIT की रिपोर्ट अब भी आनी बाकी है। जब रिपोर्ट आएगी तब भी हम कुछ जान पाएंगे। लेकिन तब तक मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आप क्या सोचते हैं, क्या ये ब्रूटल क्राइम था या फिर इसमें अब भी कई लेयर्स बाकी है जो अभी भी सामने नहीं आई है। कमेंट सेक्शन में अपने थॉट जरूर शेयर करें।